नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज होगी सर्वदलीय बैठक। सरकार ने की विपक्ष से सहयोग की अपील। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में 12 सीटों पर मतदान जारी। आप और बीजेपी में कड़ी टक्कर। सोनिया राहुल गांधी की फिर बड़ी मुश्किलें। नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए खड़गवासला में 149वें कोर्स की पासिंग आउट परेड। देश को मिलेंगे नए जवान। शिवपाल सिंह यादव का बड़ा खुलासा। बोले अमित शाह के कहने पर भतीजे अक्षय के सामने लड़ा था चुनाव। ऑपरेशन सिंदूर पर बीएसएफ का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान ने सीमा से हटाए 72 आतंकी लॉन्च पैड। 118 चौकियां भी हुई ध्वस्त। तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश में हाई अलर्ट। चक्रवात दितवाह से भारी बारिश का अंदेशा। आपातकालीन सेवाओं को तैयार रखा गया। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक में मामूली सुधार। सुबह 7 बजे 270 दर्ज हुआ एक्यूआई। शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ी। हुई बड़ी कार्रवाई। 10 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में नए संयोजन के साथ उतरेगी भारतीय टीम। रोहित कोहली पर नजरें। श्रीलंका में चक्रवात दितवाह का कहर। 132 लोगों की जान जाने के बाद राष्ट्रपति ने घोषित की इमरजेंसी। सेना के हजारों जवान जमीन पर उतरे। होंडुरास में चुनाव से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। ड्रग तस्करी के दोषी पूर्व राष्ट्रपति को दिया क्षमादान। इस्तांबुल की नीली मस्जिद पहुंचे पोप लियो। झुककर प्रकट किया सम्मान। रूस में चांदी के 2 विशाल भंडार की खोज। 770 टन आंकी गई क्षमता। फिर बढ़ा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव। तालिबान ने दी चेतावनी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त तो आ गई। अब 22वीं कब आएगी? 2-2 हजार के लिए करना होगा लंबा इंतजार। फंड गायब कर रहा था दिग्गज ब्रोकर। सेबी ने कसी नकेल। 7 दिन के लिए कर दिया बैन। बिना सिम नहीं चलेगा व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसा कोई ऐप। सरकार की तरफ से मिली बस 90 दिन की मोहलत। 50% अमेरिकी टैरिफ से भारतीय निर्यात को नुकसान। जीटीआरआई का दावा। 5 महीनों में 28.5% की गिरावट। किराएदारों को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत। नया रेंट एग्रीमेंट 2025 लागू। मकान मालिकों और किराए पर रहने वाले लोगों के विवाद जल्द निपटेंगे। जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। हर संस्था दबाव में दिखाई दे रही है। मदनी ने कहा, इस वक्त देश की स्थिति बेहद संवेदनशील और चिंताजनक है। दुख की बात है कि ये कहना होगा कि एक विशेष समुदाय को जबरन निशाना बनाया जा रहा है। कानूनी रूप से शक्तिहीन, सामाजिक रूप से अलग थलग और आर्थिक रूप से अपमानित किया जा रहा है। उनके धर्म, पहचान और अस्तित्व को कमजोर करने के लिए बुलडोजर कार्रवाई, वक्फ संपत्तियों की जब्ती और धार्मिक मदरसों और सुधारों के खिलाफ नकारात्मक अभियान जैसे व्यवस्थित और संगठित प्रयास किए जा रहे हैं। मदनी ने आगे कहा कि इस्लाम में जिहाद बेहद पवित्र अवधारणा है, लेकिन आज उसको हिंसा से जोड़ दिया गया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद और यहाँ तक कि थूक जिहाद जैसे जुमले बनाए जा रहे हैं और इनका इस्तेमाल करके मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके धर्म का अपमान किया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण की बात यह है कि सरकार और मीडिया में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को इन शब्दों से ना तो परहेज है और ना ही कोई शर्म महसूस होती है। उन्हें पूरे समुदाय को ठेस पहुंचाने की परवाह भी नहीं है। ये लंबे वक्त से चला आ रहा है। कहीं पर कोई आतंकवादी घटना होती है तो उसको जिहाद बता दिया जाता है। मुसलमानों के ऊपर गलत आरोप लगाए जाते हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी ने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में खासकर बाबरी मस्जिद और 3 तलाक जैसे मामलों में आए फैसलों के बाद ये राय बन रही है कि अदालतें हुकूमत के दबाव में काम कर रही हैं। मौजूदा वक्त में वर्शिप एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मामलों की सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का हक रखता है जब तक कि वो संविधान पर अमल कर रहा है। मदनी ने एसआईआर को लेकर कहा कि हमें इस पर नजर रखनी होगी जिससे हम निराशा से बच सकते हैं। एसआईआर
एसआईआर चुनाव आयोग के गले की फांस बन गया है। इस प्रक्रिया के चलते आयोग विपक्ष के निशाने पर बना हुआ है। अब तक तो बिहार और पश्चिम बंगाल में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर का विरोध देखा जा रहा है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रक्रिया में जल्दबाजी की जा रही है। वहीं नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों तक को बीएलओ के सहायक बनाकर लगाया जा रहा है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला है, सोची समझी साजिश है, जिसके जरिए मताधिकार और आरक्षण पर चोट की तैयारी की जा रही है। अखिलेश ने बीएलओ की जान जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बीएलओ पर जबरदस्ती का वर्क प्रेशर दिया जा रहा है। एसआईआर के लिए भाजपा को इतनी जल्दबाजी क्यों है? कल मैं फतेहपुर गया था, वहां मुझे पता चला कि सुपरवाइजर पर सरकार दबाव बना रही थी, इस वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी। आखिर इतनी जल्दी क्यों है? वेस्ट बंगाल के लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हैं। एसआईआर भाजपा और आयोग की मिलीभगत की साजिश है। एसआईआर के मुद्दे पर संसद के बाद सड़क पर सपा उतरेगी। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर एसआईआर के नाम पर आरक्षण और अधिकार छीनने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। उपचुनाव में चुनाव आयोग के काम को हमने देखा है कि कैसे बूथ लूटने दिया। बीजेपी जो चाहती थी चुनाव आयोग वो करता है। अब अखिलेश ने साफ कर दिया है कि एसआईआर के मुद्दे पर सपा सड़क पर उतरेगी, जिससे चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। देश भर में एसआईआर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है, जिसका काफी विरोध हो रहा है। साथ ही एसआईआर के काम में लगे बीएलओस की खुद की जान लेने के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही उनको धमकी भी दी जा रही है, जिसको लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग बैकफुट पर आता दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग ने एक सख्त कदम उठाया है। आयोग ने राज्य में बूथ लेवल ऑफिसरों यानी बीएलओस और चुनाव के काम में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को पत्र लिखा है। चुनाव आयोग ने उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओस की सुरक्षा पक्की करने का निर्देश दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आयोग को ऐसी रिपोर्ट मिली है कि उनकी सुरक्षा को खतरा है। ये 3 दिनों में राज्य सरकार को चुनाव आयोग का दूसरा पत्र है, जिसमें पश्चिम बंगाल में पोल अधिकारियों की सुरक्षा पर चिंता जताई गई है। इससे पहले 26 नवंबर को चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा को मुख्य चुनाव अधिकारी यानी सीईओ के ऑफिस में गंभीर सुरक्षा उल्लंघन को लेकर पत्र लिखा था। उस दिन कुछ बीएलओस दफ्तर में घुसकर ज्यादा काम करने की बोझ के खिलाफ विरोध कर रहे थे, जिससे सुरक्षा में खामी सामने आई। अब चुनाव आयोग के निर्देश के बाद क्या बीएलओस के हालात में सुधार होता है, ये देखना होगा। दुनिया भर में हवाई यात्राएं ठप सी हो गई हैं। इंडिगो, एयर इंडिया से लेकर अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस तक दुनिया भर की फ्लाइट्स या तो कैंसिल हो गई या रीशेड्यूल की जा रही हैं। और इसकी वजह है महज एक सॉफ्टवेयर अपडेट। फ्रांस की विमान बनाने वाली मशहूर कंपनी एयरबस में हो रहे एक अर्जेंट सॉफ्टवेयर अपडेट का असर दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले A320 फैमिली के एयरक्राफ्ट्स पर पड़ रहा है। दरअसल एयरबस विमानों में लगे कंप्यूटर्स को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। एयरबस ने बताया है कि फ्लाई बाय वायर सिस्टम में ELAC-2 कंप्यूटर सूरज की तेज रेडिएशन से एक पल में करप्ट हो गया, जिससे बिना पायलट के आदेश के विमान नीचे गिरने लगा। A320 में फ्लाई बाय वायर तकनीक है, यानी पुराने तार केबल की जगह कंप्यूटर से सब कंट्रोल होता है। अगर कंप्यूटर का डेटा खराब हो जाए तो विमान अपने आप गलत हरकत कर सकता है। इस समस्या का पता तब चला जब अक्टूबर में मेक्सिको से अमेरिका जा रहे जेट ब्लू के एक विमान की ऊंचाई में अचानक गिरावट आ गई और उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसके बाद अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मामले की जांच शुरू की और एयरबस ने बताया कि यह घटना भी इस सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते ही हुई। ऐसे में कंपनी ने इन एयरक्राफ्ट्स में जल्द से जल्द सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करने के लिए कहा है। एयरबस की माने तो दुनिया भर के लगभग 6000 जेट्स को अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा। कंपनी ने यह भी माना है कि इस सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से दुनिया भर में फ्लाइट की सर्विसेज प्रभावित होंगी। भारत में इसका असर ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ A320 एयरक्राफ्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है। भारत में इस फैमिली के लगभग 400 एयरक्राफ्ट पर सॉफ्टवेयर अपडेट का असर पड़ा है, जो इंडिगो और एयर इंडिया इस्तेमाल करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। ऐसे में यात्रियों को फ्लाइट के शेड्यूल की पहले से ही जानकारी लेने की सलाह दी गई है। पाकिस्तान अब गाजा में अपनी फौज उतारने जा रहा है। देश के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान युद्ध प्रभावित गाजा में शांति और व्यवस्था बहाल करने के मिशन का हिस्सा बनना चाहता है। डार के मुताबिक पाकिस्तान का काम केवल शांति बनाए रखना है, लड़ाई लड़ना या किसी से हथियार छीनना नहीं।
उन्होंने साफ कहा कि हमास के हथियार जमा कराने या कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ फिलिस्तीन की अपनी सुरक्षा एजेंसियों का है, किसी बाहरी देश का नहीं। पाकिस्तान केवल उसी भूमिका में जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसे सौंपी जाएगी। डार ने यह भी साफ किया कि पाकिस्तान तभी कदम बढ़ाएगा जब आईएसएफ का उद्देश्य, अधिकार और नियम पूरी तरह साफ हो जाएंगे। प्रधानमंत्री पहले ही इस योजना को हरी झंडी दे चुके हैं, लेकिन अंतिम फैसला तभी होगा जब मिशन की सीमा और जिम्मेदारियां तय हो जाएंगी। यानी पाकिस्तान अभी तैयार है, लेकिन सिर्फ उसी भूमिका में जो साफ और सुरक्षित हो। इशाक डार ने अपने बयान में ये भी याद दिलाया कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बेहद भारी नुकसान झेला है। उनके 4000 सैनिक मारे जा चुके हैं और 20,000 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। तालिबान के अफगानिस्तान में दोबारा सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं और सुरक्षा चुनौतियों में तेज बढ़ोतरी हुई है। इसी वजह से पाकिस्तान अब और किसी नई लड़ाई में नहीं उलझना चाहता, बल्कि पीस कीपिंग जैसा सुरक्षित और नियंत्रित काम ही करना चाहता है। डार ने तालिबान का जिक्र करते हुए बताया कि पाकिस्तान लगातार अफगान तालिबान से कह रहा है कि टीटीपी के आतंकियों को सीमा के पास पनाह ना दी जाए। अफगान सरकार ने हाल ही में जानकारी दी है कि सैकड़ों टीटीपी लड़ाकों को पकड़ा गया है और पाकिस्तान चाहे तो उनका सत्यापन कर सकता है। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद करना पाकिस्तान की मजबूरी थी। सुरक्षा खतरे बढ़ रहे थे, कई उग्रवादी सीमा पार से दाखिल हो रहे थे। तालिबान के कई सदस्य अमन चाहते हैं, लेकिन एक बड़ा धड़ा आज भी पाकिस्तान के खिलाफ गतिविधियों से बाज नहीं आ रहा। डार के मुताबिक जब वो अप्रैल में काबुल गए थे, तब जो भी वादे पाकिस्तान ने किए थे उन्हें पूरा भी किया था, लेकिन अफगानिस्तान ने जो भरोसे दिलाए थे उनका फायदा अब तक नहीं दिख रहा। पाकिस्तान का रुख साफ है कि अफगान जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे पर बातचीत जारी है, लेकिन डार का कहना है कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। कुल मिलाकर पाकिस्तान गजा में शांति के लिए सैनिक भेजने को तैयार है, और वहीं पाकिस्तान की प्राथमिकता अभी आतंकवाद और सुरक्षा चुनौतियों से निपटना है जो अफगान सीमा से जुड़ी हुई हैं।